Good morning students, welcome in social science class. Today we are going to revise our periodic syllabus. In this we will revise history chapter first, how, when and where. तो बेटा ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही मेन टॉपिक्स को ही रिवाइज करेंगे हम. पेज फर्स्ट पर आपको एक पिक्चर दी गई है. ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू द ब्रिटेनिया. ब्रिटेनिया क्या है? जैसे कि इंडिया में हम भारत माता कहते हैं, मीन्स पावर का जो सोर्स है दैट इज़ ब्रिटेनिया. Frontispiece to the first map produced by the James Renwall 1782. तो जो फर्स्ट मैप प्रोड्यूस किया था जेम्स रेनवल ने किया था. रेनवल वाज आस्क्ड बाय द रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ द हिंदुस्तान. तो ये मैप जो है प्रोड्यूस करने के लिए रेनवल को किसने बोला था? रॉबर्ट क्लाइव. तो ये आपके एमसीक्यूज़ के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट कि विच डेट्स आर इम्पॉर्टेंट. कौन सी डेट्स इम्पॉर्टेंट होती हैं हिस्ट्री के अंदर, जिनको हमें प्रेफरेंस देनी पड़ती है, जिनको लर्न करना होता है कि कब कोई रूलर जो है उसको क्राउन किया गया और कब उसकी मैरिज हुई, कौन सी बैटल्स कब हुई. तो ये सब डेट्स हमें लर्न करनी होती हैं. अब हम ब्रिटिश एम्पायर के रिगार्डिंग रीड कर रहे हैं. In the histories written by the British historians in India, the rule of each governor general was important. तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो रूलर्स, जो इंडियन रूलर्स हैं, उनको छोड़ के हम गवर्नर जनरल की फर्स्ट गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल और अदर गवर्नर जनरल्स के टाइम पीरियड को कि किस टाइम क्या पॉलिसीज़ आई, उन्होंने कौन से जो है किंगडम को एक्वायर किया, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग रीड करते हैं. The history begins with the rule of first governor general वॉरेन हेस्टिंग्स. तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल थे. दिस इज़ इम्पोर्टेंट. एंड एंडेड विद द लास्ट वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन. और लास्ट वॉइसरॉय जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन. और अब हेस्टिंग्स और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच बहुत सारे जो हमारे गवर्नर जनरल्स थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जिनमें वेल्सली, बेंटिंग, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, कैनिन, लॉरेंस, लुटिन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरवन. तो ये सब जो हैं ब्रिटिश गवर्नर जनरल के नेम्स हैं. मेनली फर्स्ट कौन से थे और लास्ट. फर्स्ट इज़ वॉरेन हेस्टिंग्स एंड लास्ट गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड माउंटबेटन. आपके यहाँ सामने पिक्चर भी दी गई है. वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773. तो ये मेंशन है आपका यहाँ पर. नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू वी पीरियडाइज, कि जो हिस्ट्री का टाइम पीरियड है उसको किस तरीके से किन पीरियड्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है. इन 1817 जेम्स मिल. Now who is James Mill? A Scottish economist and the political philosopher. तो एक स्कॉटिश थे, वो मेनली स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इकोनॉमिस्ट थे एंड पॉलिटिकल फिलोसफर. पब्लिश्ड ए मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क. उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. तो ये आपकी एक ही लाइन में 3-4 MCQs बन गए हैं. एक तो है कि कब बुक पब्लिश की, इन 1817. किसने की बुक प्रोड्यूस? जेम्स मिल. हु वाज जेम्स मिल? ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड द पॉलिटिकल फिलोसफर. और 3 वॉल्यूम मीन्स अलग अलग, जैसे आपकी सीरीज़ होती हैं बुक के, 3 वॉल्यूम्स आए, 3 पार्ट्स में थी. ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक का जो नेम था, ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इसको अच्छे से अंडरलाइन करके लर्न कर लेना आपको. नेक्स्ट इज़ इन दिस पीरियड ही डिवाइड द इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स. उन्होंने इस बुक में इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है. हिंदू, मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिशर्स. दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड. और इसको एक्सेप्ट भी किया गया
कि पहले हिंदूज़ का रूल था इंडिया में, देन मुस्लिम्स एंड नाउ द ब्रिटिशर्स। लेकिन जो बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने जेम्स मिल के इस डिवीज़न को एक्सेप्ट नहीं किया था। मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, अगर हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से बाहर देखें, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइड द इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मेडिवल एंड द मॉडर्न। हम भी जो हिस्ट्री रीड करते हैं हायर क्लासेस में वो इसी तरीके से है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये इंडियन हिस्टोरियंस के जो है डिवीज़न है। This division too has its problem. It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity. मॉडर्न पीरियड में सारी जो मॉडर्न चीज़ें, साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब मेंशन की जाती हैं। लेकिन उस टाइम पर इंडिया में जो इक्वलिटी है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स का टाइम था, उस टाइम ना ही तो इक्वलिटी थी, ना डेमोक्रेसी थी और ना ही फ्रीडम थी। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर दिस पीरियड एज कॉलोनियल। तो ब्रिटिशर्स का जो टाइम पीरियड था इंडिया में, ब्रिटिशर्स ने जो रूल किया इंडिया में, तो उस टाइम को बहुत सारे जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो एज कॉलोनियल रेफर करते हैं। कॉलोनियल नेम से जाना जाता है ब्रिटिशर्स का जो टाइम पीरियड है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलोनियल वर्ड, कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड को हम कॉलोनियल के रूप में जो है जानते हैं। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस द रिकॉर्ड्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो रिकॉर्ड रखने को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। द ब्रिटिशर्स बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। एवरी इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप, कि हर एक चीज़ का जो है प्रॉपर रिकॉर्ड होना या रिटन में होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को जो ब्रिटिशर्स हैं बहुत इम्पोर्टेंस देते थे और ये एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में काफ़ी हेल्पफुल भी था। देन बेटा हाउ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड का लास्ट पैराग्राफ है। In the early year of 19th century, the documents were carefully copied out and beautifully writing by the calligraphist। तो कैलीग्राफिस्ट कौन है? जो जिनकी बहुत सुंदर हैंड राइटिंग है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है, और जो किसी भी बुक या जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी अदर डिफरेंट कॉपीज़ जो बनाते थे। जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो हैंड मेड कॉपीज़ होती थी। by those who specialized in the art of beautiful writing. By the middle of 19th century, with spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. तो तब भी जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तब भी हर एक डॉक्यूमेंट्स की जो है कॉपीज़ ब्रिटिशर्स जो है रखते थे। नेक्स्ट, सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। जो ब्रिटिशर्स थे वो सर्वेस को भी बहुत इम्पोर्टेंट देते थे कि किसी भी कंट्री को जानने के लिए वहाँ का सर्वेस डिफरेंट थिंग्स का बहुत नेसेसरी है। बाय द अर्ली 19th century, डिटेल्ड सर्वेस वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। पूरे कंट्री का जो है सर्वे किया गया था डिफरेंट व्यू से। द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेस वर कंडक्टेड। द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, सोयल क्वालिटी, फ्लोरा, फ्यूना, लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न। इन सब चीज़ों को सर्वे करवाए थे ब्रिटिशर्स ने। तो सर्वेज वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द ब्रिटिश पीरियड। नाउ ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, रिसोर्सेज। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स। तो रिसोर्स की जो डेफिनेशन है, फिर एग्जाम्पल्स, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स, वाटर, टेक्स्ट बुक, हैव समथिंग इन कॉमन। जो भी चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और ए सब्सटेंस रिसोर्स। तो किसी भी चीज़ की जो यूटिलिटी है कि कितने काम आती है वो हमारे, वो उसको रिसोर्स बनाती है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट
or a substance a resource? Answer is utility. Value means worth. Some resources have economic value, some do not. तो कुछ की वैल्यूज होती हैं, जैसे कि मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू बट ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट. यहाँ इतना ही करना है आपको. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज द सब्सटेंस इनटू ए रिसोर्स. ये आपका बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है कि what are the two important factors that can change the substance into a resource? Answer is time and technology. Now type of resources. तो जनरली जो है 3 टाइप्स के हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. तो आपको डेफिनेशंस करनी है, एग्जाम्पल करने हैं. नेचुरल रिसोर्सेज दैट रन फ्रॉम direct from nature and used without much modification, means as it is use कर लेते हैं या थोड़ा सा modify करके. For example, like the air we breathe, the water in our rivers and lake, soil, minerals, ये सभी जो हैं natural resources हैं. अब है natural resources are classified into the different groups: level of development, use, origin, stock and distribution. इन सब बेसिस पर, लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर, यूज एंड ओरिजिन के बेस पर जो है नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज, रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स: एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल. एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज whose quantity is known. For example, petroleum in West Asia and the coal deposits in Ruhr region in Germany. Next is potential resource whose entire quantity may not be known. हमें पता है कि वो हैं, लेकिन कितनी क्वांटिटी में है ये नहीं पता है. And they are not being used at present. For example, uranium found in Ladakh. तो आपको एग्जाम्पल करने हैं. एग्जाम्पल भी आ सकते हैं आपके एमसीक्यूज में, फिलअप भी आ सकते हैं, जैसे यूरेनियम फाउंड इन डैश. तो आंसर इज लद्दाख. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रिसोर्सेज कैन बी abiotic and biotic. Abiotic resources are non-living while biotic resources are living. Soil, rocks and minerals are the example of abiotic resources. Plants and animals are biotic resources. नेचुरल रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में भी डिवाइड करते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड, कि अगेन हम उनको रिन्यू कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सोलर एंड विंड एनर्जी, दे आर नॉट इफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज. एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, और अगर दोबारा ये रिन्यू होते भी हैं तो मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लग जाता है. नॉन रिन्यूएबल एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यूबिक्विट्स एंड लोकलाइज्ड. यूबिक्विट्स मीन्स जो हमें एवरीवेयर मिलते हैं. रिसोर्सेज दैट आर found everywhere like the air we breathe are ubiquitous, but those resources which found only in certain places are localized. For example, copper and iron ore. अब जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरीज, मीन्स जिनको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है अपने स्किल्स के बेसिस पर या टेक्नोलॉजी से, तो इनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं. इसके लिए आपका आ सकता है क्वेश्चन इस तरीके से कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ब्रिजेस, रोड्स एंड व्हीकल्स आर द एग्जांपल ऑफ. आंसर इज ह्यूमन मेड रिसोर्स. ह्यूमन मेड जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन बीइंग है वो हिमसेल्फ अपने आप में एक रिसोर्स है. कैसे बन जाता है? द ह्यूमन बीइंग हैव नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी. उसके बेसिस पर हम दूसरों के लिए यूजफुल होते हैं, कि हमारे अंदर कोई स्किल है, कोई टेक्नोलॉजी है, तो फिर हम दूसरों के लिए यूजफुल होते हैं. तो ह्यूमन बीइंग, पीपल्स आर ह्यूमन रिसोर्स.
नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। किस तरीके से हम कंजर्व करते हैं? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू इज नोन एज, आंसर इज कंजर्वेशन। तो आपकी यही जो डेफिनेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज के और एग्जांपल्स हैं वो इसी तरीके से आ सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुल, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड टू कंजर्व देम फॉर इन फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स सतत जो कंटिन्यूसली डेवलप होते रहते हैं